जय हिंद। आइए समझते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को समझाने के लिए लेकर चलते हैं हम आपको स्कूल में। आपके साथ मैंने स्कूल में गया और फिर सभी बच्चे का है ना सर्वे किया। किस बात का सर्वे किया कि किस बच्चे का हाइट कितना है। तो हमको नंबर के रूप में बहुत सारा जानकारी मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे डेटा। क्या बोलते हैं? डेटा। और फिर उस डेटा से हम लोग बहुत सारा जो डाटा को जमा करते हैं, संग्रह करते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्शन। और फिर जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा, तो उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब विश्लेषण करते हैं कि एक्चुअली 1 क्लास से लेकर के 2 क्लास तक के बच्चे का हाइट कितना है। यही पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना है, मिनिमम हाइट कितना है। ये भी पता कर सकते हैं कि एवरेज हाइट कितना है। ये कहलाता है उसका एनालिसिस करना। इंटरप्रिटेशन करना मतलब उसका व्याख्या करना, मतलब उसमें और डिटेल चीज पता करना। प्रेजेंटेशन मतलब जो नंबर के रूप में हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है ना, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, इस तरीके से ग्राफ बना करके, या तो फिर है ना कुछ ऐसा उपाय लगा करके है ना उसको प्रेजेंट किया जाए, उसको दर्शाया जाए, ताकि हम लोग को समझना आसान हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है वो जो डाटा है उसको एक डिफरेंट ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या करना, रिप्रेजेंट करना, है ना, मेंटेन करना, क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहलाता है। और मैथमेटिक्स का जिस ब्रांच में है ना इस चीज का स्टडी करते हैं, जिसमें डाटा का कलेक्शन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, इंटरप्रिटेशन किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। और यदि दूसरे बात में और बोले तो स्टैटिक्स जो है ना वो अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी कि व्यवहारिक गणित का एक शाखा है ना, जिसमें हम लोग जो डाटा होता है, जो डेटा होता है ना, उसका संग्रह करते हैं, है ना, उसका विश्लेषण करते हैं, और उसका क्या निष्कर्ष है ना, वो उसमें शामिल होता है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या होता है ये डाटा। बहुत बार हो गया, आ गया, डाटा आया है ना, तो समझ लेते हैं पूरा का पूरा डाटा क्या होता है। तो डाटा जो है ना बहुत सारा फैक्ट मतलब होता है वास्तविक बात, जानकारी, है ना, उसका कलेक्शन हो सकता है, नंबर हो सकता है, वर्ड हो सकता है ना, ऑब्जर्वेशन हो सकता है। ये होता है डेटा का मतलब। भाई डेटा जो है ना बहुत सारा टाइप का हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे कि डेटा जो है ना पहला हो सकता है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब वो नंबर के रूप में होगा। क्वालिटेटिव मतलब है ना कुछ खास जानकारी दे रहा होगा, है ना। अब क्वालिटेटिव का भी 2 टाइप होता है, एक तो नॉमिनल डाटा, एक होता है ऑर्डिनल डाटा। जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसका 2 टाइप होता है, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा। और ये सब है चीज क्या, एक एक करके समझते हैं। चलिए आगे। तो अब ये निकाल दिए, तो सोचिए क्वालिटेटिव जैसे कि बताया है ना कि डाटा, तो डाटा 2 तरह का होता है, एक तो क्वालिटेटिव और एक तो क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव मतलब डिस्क्रिप्टिव बात होगा, मतलब कि कुछ वर्णन किया गया होगा। जैसे बोले है ना कि तेज दौड़ सकती है, वह तेज दौड़ सकती है ना, वो बहुत पतली दुबली है, वो जो है ना तो थोड़ी मोटी है, तो ये क्या कहलाएगा, है ना, क्वालिटेटिव डाटा कहलाएगा। लेकिन नंबर के रूप में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जैसे कि आदमी, इंसान, है ना, मानव 2 हाथ वाला जीव है, 2 हाथ वाला प्राणी है, तो क्या कहलाएगा, ये नंबर के रूप में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये डाटा कहलाएगा। जैसे आपको स्कूल में कितने बच्चे हैं, नंबर के रूप में इंफॉर्मेशन देगा, जैसे 100 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, तो ये कहलाता है ना क्वांटिटेटिव डाटा। आगे समझते हैं है ना कि क्या होता है डिस्क्रीट डाटा, क्योंकि क्या बोले कि क्वांटिटेटिव डाटा होता है ना, वो 2 तरह का होता है। इसको एक होता है डिस्क्रीट डाटा, एक होता है कंटिन्यूअस डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा मतलब है ना जो कुछ फिक्स वैल्यू को दिखाता है, कुछ फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं
क्या डिस्क्रीट डाटा, मतलब जैसे कि आपके कंपनी में कितने वर्कर हैं, कोई फिक्स डेटा होगा, क्लास में कितने बच्चे हैं तो कोई फिक्स नंबर होगा, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट डेटा। और फिर क्या होता है कंटिन्यूअस डाटा। तो कंटिन्यूअस डाटा जो है ना, तो जिसमें कुछ फिक्स वैल्यू नहीं होगा, रेंज दिया हुआ होगा, है ना, कि यहां से यहां तक। जैसे कि बोले कि आपका स्कूल में गए और पता किए कि 5 से 10 साल का बच्चा कितना है आपके स्कूल में, तो कोई नंबर पता चलेगा, 5 से 10 साल का बच्चा 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा। तो इस तरह का जो डाटा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस डाटा कहते हैं। चलते हैं, समझते हैं आगे, और फिर आते हैं क्या बोलता है कि जो क्वालिटेटिव डाटा है, बताया था 2 तरह का होता है ना। एक होता है नॉमिनल डाटा, ठीक है ना। तो नॉमिनल डाटा क्या होता है ना, जिसमें ये क्या है, नॉमिनल डाटा क्वालिटेटिव डाटा है ना, जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई नंबर के रूप में इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है ना। वेरिएबल जो होता है ना, उसमें बहुत सारा चीजें आ जाता है। जैसे बोले जेंडर, तो आपको दिमाग में 2 चीज आया होगा, है ना, कि हो सकता है मेल होगा, फीमेल होगा, है ना, हो सकता है हेयर कलर बोले, है ना, तो कुछ उसके दिमाग में आया होगा, है ना, उस चर के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आया होगा, है ना, कुछ ना कुछ जो जानकारी है वो आ रहा होगा। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। चलते हैं आगे और समझते हैं क्या है ये ऑर्डिनल डाटा। तो ऑर्डिनल डाटा जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा, है ना, कि ऑर्डिनल नंबर यानी कि वो क्रम में होता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रेड आया, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, है ना। जैसे कि कोई, है ना, मीडियम है, जैसे कि, है ना, इकोनॉमिक स्टेटस वो लो है, हाई स्टैंडर्ड का है, मीडियम स्टैंडर्ड का है ना, ये तरह का। तो इस तरह का लाता है ना, ऑर्डिनल डाटा। अब आइए समझते हैं, है ना, क्या होता है डाटा का टाइप। ईवी टाइप होता है प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। तो जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर मतलब अवेंसर, है ना, वो कुछ खास मकसद से, है ना, वो डाटा को कलेक्शन करेगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या क्या प्राइमरी डाटा। जैसे कि हम हैं, है ना, और हम ये पता करना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल है ना, उसमें कितने एज के बच्चे पढ़ते हैं, है ना, कितने एज के बच्चा पढ़ता है ना। तो हम खुद से यदि जा करके और जानकारी लेंगे और डाटा इकट्ठा करेंगे, वो कहलाएगा प्राइमरी डाटा। लेकिन हम किसी इंसान को दूसरे इंसान को भेज दिए, या तो फिर हम गूगल से, या तो फिर जो है ना तो सरकारी स्कूल के डेटा से प्राप्त कर लिए, तो वो कहलाता है, हम लोग का जो डाटा होगा वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा, यानी कि गौण आंकड़े, ठीक है ना। और फिर प्राथमिक आंकड़े समझाया आप लोगों को, जिसमें हम लोग जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, जो कोई खास मकसद से डाटा को इकट्ठा करना चाहता है, वो खुद जा करके और डाटा को इकट्ठा करता है। चलते हैं आगे और समझते हैं क्या होता है ना, डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, डाटा को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो डाटा को हम लोग बहुत सारे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इसको जो है ना, तो डाटा को बहुत सारे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इनमें से कोई एक तरीका भी लगा सकते हैं, है ना, जैसे कि सीरियल ऑर्डर में लिख सकते हैं। सीरियल ऑर्डर करने का मतलब पहले वाले को पहले, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला सीरियल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा सकते हैं, जैसे आपका क्लास में स्टूडेंट्स है और हम ये करना चाहते हैं कि, है ना, सब बच्चे का अरेंज करना चाहते हैं, तो पहले अल्फाबेटिकल जो नाम है उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि ए वाला जो बच्चा होगा जिसका नाम ए से स्टार्ट होगा, उसको शुरुआत के कैटेगरी में रख सकते हैं, बी वाला बाद में, सी वाला उसके बाद में, इस तरीके से रख सकते हैं। या तो फिर जो है ना, तो हम लोग उसको ऐसा देखा जाता है जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, जैसा कि कहने का मतलब है ना, ऑर्डिनल नंबर में भी आप रख सकते हैं। जो क्लास में बच्चा फर्स्ट आया है उसको पहले नंबर पे, है ना, पहला रोल नंबर, फिर जो सेकंड आया सेकंड रोल नंबर, थर्ड आया उसका रैंक तो थर्ड रोल नंबर, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते जा सकता है। डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है ना, बहुत सारा क्रम हो सकता है ना। इसके लिए अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारा तरीका हो सकता है। अब क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ना, कि कोई पार्टिकुलर वैल्यू कितना बार आया है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर्स लिखा हुआ है, डेटा है, तो कोई खास नंबर कितना बार रिपीट हुआ है, जैसे बोले 8 जो है ना यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, तो 8 का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा 4। फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 इज 4, क्योंकि ये जो 8 है ना वो 4 बार आया है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हिंदी में बोल सकते हैं बारंबारता या फिर आवृत्ति। चलते हैं आगे और समझते हैं कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेशन का एक ऐसा मेथड है ना, जिसमें टेबल का फॉर्मेट बना करके ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा वैल्यू जो है ना सो कितना बार रिपीट हुआ है। जैसे 1 है मान लो, तो 1 कितना बार आया है, 10 है तो 10 कितना बार आया है, 8 है तो 8 कितना बार रिपीट हुआ है ना। ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आवृत्ति वितरण। चलते हैं आगे और समझते हैं कि क्या होता है इसमें। जब हम लोग डाटा को अरेंज कर रहे होते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना आपको जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले आता है क्लास साइज। क्या होता है क्लास साइज? तो क्लास साइज क्या होता है ना, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपसे एक बात बताता हूं, है ना, समझिए थोड़ा। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है ना, कि क्लास साइज। तो क्लास साइज मतलब जैसे बोले कि 40 से लेकर के 45 तक एक तो ग्रुप है, एज ग्रुप है, कि 40 से 45 तक एज ग्रुप हमारे भारत में कितना है। तो ये क्लास साइज मतलब हो गया, है ना, यहां से यहां तक 40 से 45 जो है, 40 से 45 तक के ग्रुप को हम लोग दिखा रहे हैं, ये कहलाता है हमारा क्लास साइज, है ना। तो फिर है ना, या तो ये हो सकता है हमारा, है ना, क्या क्लास साइज से बोल सकते हैं, साथ ही साथ क्लास विड्थ बोल सकते हैं। इसमें जो छोटा वाला वैल्यू होता है उसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, है ना, और जो बड़ा वाला वैल्यू होता है उसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट बोलते हैं। चलिए समझते हैं आगे। ये समझ में आ गया आपको अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास साइज। अब चलते हैं आगे, है ना, 17 नंबर। डाटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उससे भी पहले आपको समझाते हैं कि क्या होता है रेंज। एक चीज छूट गया, सिर्फ रेंज छूट गया है, तो उसको भी बता देते हैं। तो ये है ना रेंज। रेंज मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ना कि आपको दिया हुआ है ना, कोई ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ना, क्लास साइज दिया हुआ, क्लास दिया हुआ है। जैसे बोले कि 40 से लेकर 45 तक का एज ग्रुप के आदमी। तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को घटाने के बाद, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को घटाने के बाद जो बचेगा, है ना, उसको बोलते हैं रेंज, मतलब परास। क्या बोलते हैं हिंदी में? परास कहते हैं, है ना। और जो बड़ा में छोटा वाला माइनस कर देंगे, 45 में से 40 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 5। और तो इस तरह से परास का जो वैल्यू हो जाएगा, मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। चलते हैं आगे और ये समझते हैं कि आखिर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, कितना मेथड बनाया गया है। कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डाटा को हम लोग, है ना, 3, 4, 5 तरीके से, है ना, क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। पहला होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, पहला मेथड है बार ग्राफ मेथड, पाई चार्ट मेथड, लाइन ग्राफ मेथड, पिक्टोग्राफ मेथड, हिस्टोग्राम मेथड और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो भाई आइए समझते हैं एक एक करके कि क्या होता है। पहले बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? तो भाई बोलेंगे कि बार ग्राफ क्या होता है ना, रेक्टेंगुलर बार से, यानी कि रेक्टेंगुलर बार कहने का मतलब ये हुआ कि आयताकार का टुकड़ा से हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रेक्टेंगल यानी कि आयत का जो ऊंचाई होता है, हाइट होता है ना, वही उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो रेक्टेंगल है उसको हम लोग ऊपर से नीचे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दायां से बायां भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और फिर ध्यान देने वाली बात यह है कि बार ग्राफ जब बनाया जाता है तो उसका बीच में जो स्पेसिंग होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या कहने का मतलब है, इसे बताते हैं, है ना, कि बार ग्राफ जो बनाए, रेक्टेंगल जो विड्थ बनाते हैं, रेक्टेंगल का जो चौड़ाई होता है ना, वो भी बराबर होना चाहिए। रेक्टेंगल का जो विड्थ है ना, वो भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये वाला जितना विड्थ है, इसका जितना विड्थ है उतना ही विड्थ इसका होना चाहिए, उतना ही विड्थ इसका होना चाहिए। सबका विड्थ बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ
इसके बीच में जो गैप है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके बीच में हर जगह पर गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बात को ध्यान में रखना है, किसमें, बार ग्राफ में। जैसे कि मैंने बार ग्राफ बनाया है ना, तो रेक्टेंगल जो बार बनाया जाता है उसका जो विड्थ होगा है ना, वो सेम बनाया जाना चाहिए। मतलब ये बराबर विड्थ होना चाहिए, उसका चौड़ाई जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। और फिर इसके बीच का जो सेपरेशन है हर जगह पर बराबर होना चाहिए। इसका जो दूरी है बीच का है ना, गैप है, वो हर जगह पे बराबर होना चाहिए। चलिए समझते हैं, है ना, ये था बार ग्राफ के बारे में। आइए समझते हैं किसके बारे में, पिक्टोग्राफ के बारे में, मतलब पाई चार्ट के बारे में। तो क्या बोलेंगे ना, पाई चार्ट क्या होता है ना, इसमें थोड़ा कच्चा लग रहा है, क्या बोलता है, सिंपल सा रेक्टेंगल जो सर्कल होता है ना, उसके अलग अलग पार्ट से, उसके अलग अलग सेक्टर से, मतलब सेक्टर मतलब क्या होता है, रेडियस से जो सर्कल का अलग अलग खंड बनाया हो रहता है उसको बोलते हैं सेक्टर से। और फिर जो सर्कल का सेक्टर होता है, क्या बोला है ना, कि सर्कल का जो सेक्टर होता है, जैसे कि एक मैंने बनाया आपके लिए है ना, जैसे कि आपके लिए एक बनाया सेक्टर, अरे खुल जा भाई, सेक्टर बनाया, ठीक है। जैसे कि है ना, ये मैंने बनाया एक तो सर्कल, ये सर्कल मैंने बनाया, और सर्कल में जो है ना सो अलग अलग सेक्टर बना दिए। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल का है ना चारों तरफ जो एंगल बना है उसका सम कितना होगा, 360 होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। और ये जो अलग अलग कोण होगा, मान लीजिए 30 डिग्री, 40 डिग्री होगा, ये 35 डिग्री होगा, ये हो सकता है 60 डिग्री हो, है ना। ये जो वैल्यू होता है ना, उससे हम लोग उसका जो ग्राफ है ना, उससे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। या तो परसेंटेज में भी हो सकता है, जैसे ये ग्राफ बना है ना, तो पूरा यदि 100% है तो मान लीजिए कि ये वाला इतना 10% होगा, है ना। ये वाला आधा मान लीजिए 50% होगा, है ना। ये 40% होगा। इस तरीके से सब को जोड़ करके आएगा कितना, 100%। तो इस तरीके से हम लोग क्या करने के, सर्कल का जो सेक्टर है उससे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। अगर समझते हैं आगे, है ना, कि आखिर पाई चार्ट जो है ना सो बनाते हैं, ठीक है ना। और कौन सा तरीका है जिससे हम लोग जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक और होता है हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम जो है ना सो ये भी रेक्टेंगल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ रेक्टेंगल का जो लेंथ होता है ना, जो चौड़ाई होता है ना, वो अलग अलग हो सकता है ना। लेकिन इसका जो बीच में जो, जैसे कि वहां पर बार ग्राफ में बीच में गैप देते थे, बराबर बराबर दूरी पर रखते थे, बराबर बराबर गैप देते थे। यहां पर लगातार बनाना रहता है, लगातार बनाना होता है, बीच में कोई गैप नहीं होता है। भाई आगे चलते हैं और समझते हैं एक चीज और समझते हैं, है ना, कि क्या होता है लाइन ग्राफ, क्या होता है लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ भी एक डाटा को रिप्रेजेंट करने का मेथड हो सकता है। अच्छा ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।